नाज़रीन नादाब KTV उर्दू के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन आपको बताते हैं कि गुपकार के अंदर जो कई एक पार्टियों ने अलायंस बनाया जिसको बाद में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया गया, उनकी पूरी जमात जो है अब वो जम्मू की तरफ रवाना है। और इस हवाले से जम्मू जाने के लिए आपको बताए देते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ वातावरण रहा, क्या कुछ सूरत हाल रहेगी, इस हवाले से हम आपको बाज़ाब्ता तौर पर अपडेट करते रहेंगे। आपको बताए देते हैं कि गुपकार अलायंस का जो वफद है उसमें अगर हम मुजफ्फर शाह की बात करते हैं तो आज मॉर्निंग को ही वो जम्मू रवाना हो गए थे। और इस तरह से महबूबा मुफ्ती जो कि PDP की सरबराह हैं और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के लिए जिन्हें नायब सदर का ओहदा दिया गया है, आज जब वो जम्मू के एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहां पे बजरंग दल की बात करें, RSS की बात करें, जम्मू मोर्चा की बात करें या दीगर ऐसे लोगों की बात करें जिन्होंने तिरंगे को लेकर के कई एतराज़ात जताए हुए थे महबूबा मुफ्ती के बयान के हवाले से, उन्होंने काले झंडे हाथ में लिए हुए थे और एयरपोर्ट के बाहर जम्मू में उन्होंने ज़बरदस्त एहतिजाजी मुजाहरे किए। इस हवाले से पुलिस की भारी कुमक भी जम्मू के एयरपोर्ट पर पहुंच गई और वहां पर महबूबा मुफ्ती का रास्ता ना रोका जाए इसके हवाले से वहां पर पुलिस की एक जंजीर बना करके रख दी गई थी। और इस मौके पर बजरंग दल RSS के लोगों ने कहा कि गुपकार के जितने लोग भी यहां पे आएंगे जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल हैं, हम उनकी मीटिंगों को, उनकी सियासी जो वहां पर सरगर्मियां होंगी उनको कामयाब नहीं होने देंगे। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम अपने एतराज़ात जताते रहेंगे और किसी भी ऐसे मुल्क दुश्मन बकौले उनको अपनी सरजमीन यानी जम्मू पर किसी भी तरीके पर टिकने नहीं देंगे। क्या कुछ वहां पर आज मसरूफियात रही, कैसा शोर शराबा था, आपको दिखाते हैं। लेकिन साथ में यह भी बता देते हैं कि जहां एक तरफ से ये लोग महबूबा मुफ्ती को काले झंडे दिखा रहे थे, वहीं महबूबा मुफ्ती हाथ हिला करके उन्हें वेव कर रही थी, यानी कि उनका खुश आमदेद भी कर रही थी। और इस तरह से वो वारिद जम्मू हो ही गई। और उनके लिए यहाँ आप देखें, यहाँ पर काले झंडे लेकर यहाँ पर जो है शिव सैनिक जो है यहाँ पर है और उनको जो है रोका जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने हाथ जरूर हिलाया है और अभी देखें काले झंडों के साथ यहाँ पर जो है उनका विरोध किया गया है। राकेश आप देख सकते हैं इनका विरोध किया जा रहा है यहाँ पर। देखिए वो लेडीज है, वो नेता है जिसने हमेशा तिरंगे का अपमान किया, भारत के संविधान को नहीं मानती और भारत के कानून को नहीं मानती और हमेशा तिरंगे का अपमान करती रही है। आज हम उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वह आज जम्मू की राष्ट्रपति धरती के ऊपर वो आई है कि आज PDP अध्यक्षता और गुपकार अलायंस की उपाध्यक्ष और खास करके तिरंगे को लेकर जिन्होंने विवादास्पद बयान दिया था वो आज जम्मू के अंदर पहुंच रही हैं। जैसे ही हमें ये जानकारी मिली, हम तमाम शिव सैनिक के तमाम नेता और झंडे दिखाने के लिए, उनका विरोध करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारी मांग है कि वो अपने बयान को लेकर देश की जनता से माफ़ी मांगे, तिरंगा उठाएं और यहाँ से आगे जाएं, नहीं तो उनको जम्मू की धरती पर पांव रखने का कोई अधिकार नहीं है। वो यहाँ से वापस कश्मीर की फ्लाइट पकड़ें और कश्मीर के अंदर रवाना हो जाएं। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जहां जम्मू के अंदर महबूबा मुफ्ती को काले झंडों से वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर एहतिजाज के बीच में आते हुए आपने देखा, वहीं जम्मू के अंदर कुछ अलग आवाज़ें भी उठ रही थीं और कुछ लोगों ने अपने बयानात मीडिया के सामने कुछ इस प्रकार से भी रखे जिसमें उन्होंने 5 अगस्त के लिए हुए फैसले की मुकम्मल नफ़ी कर दी और तारीख पर नज़र दौड़ाते हुए कुछ नामानिगारों के सामने ये कहा। सेशन जो है वो महाराजा हरि सिंह ने जो 1945 के इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत उनको हासिल थे प्रिंसली स्टेट्स को, तो उन्होंने एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए थे और हिंदुस्तान का हिस्सा बन गए थे जम्मू कश्मीर। लेकिन उसके अंदर महाराजा ने ये लिखा था अपनी चिट्ठी में कि सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हम ये महकमे देते हैं, बाकी मामलों में स्टेट ऑटोनोमस रहेगी। दूसरा डॉक्यूमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसका आर्टिकल 370 इन्होंने अमेंड कर दिया और 35 से इन्होंने अमेंड कर दिया। उसके मुताबिक ही स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने वो 56 में बना और 57 की 26 जनवरी को यहाँ लागू हुआ।
उसके तहत भी हम हिंदुस्तान का हिस्सा बने। ये 3 हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 को तो 370 अमेंड करके इन्होंने रिडेंडेंट कर दिया, और अब एक ही डॉक्यूमेंट है, वो है महाराजा हरि सिंह का, लेकिन उसने सिर्फ 3 महकमों का किया है। और हमारी जो मेहनत थी, हम लोग जिसके लिए गिरफ्तारियां देते रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हमने जुरिडिक्शन यहाँ लाई, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन यहाँ लाई, हमने ऑडिटर जनरल की जुरिडिक्शन यहाँ लाई, हमने यहाँ लेबर लॉज लागू करवा दिए, वो सारे रिडेंडेंट हो गए, और अब महाराजा हरि सिंह का एक्सेशन है और उसमें सिर्फ 3 महकमों का है। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ ये इसके लिए मोदी साहब को और उनके होम मिनिस्टर इनको जो है उनको देश के साथ और जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट करके एक डॉक्यूमेंट पर डिपेंड किया है, और वो कंडीशनल है। ऐसी सूरत में फर्दर हम ये करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ये हम मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है सो मोटो एक्शन लेकर के कंटेम्प्ट नोटिस दे दे स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, क्योंकि ये जो पंचायतों का कानून बनाया है या जो ज़मीनों का कानून बनाया या मुलाजमतों का कानून बनाया है, इस सारे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है ये सारा मामला, तो ये क्यों इसमें मुदाखलत कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को इनको सो मोटो नोटिस दे करके जवाब तलब करना चाहिए कि और इन पर स्टे दिया जाना चाहिए ताकि आइंदा ये इस तरह की बातें ना करें। इसी हालत में मैं समझता हूँ कि हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिहाज से हम हिंदुस्तान के साथ इल्हाक की हिमायत करते हैं, लेकिन 2 डॉक्यूमेंट्स को जिस तरह रिजेक्ट किया है उनको जो 5 अगस्त 2019 को जो इन्होंने कार्रवाई की है उसको वापस लें और यहाँ दोबारा जम्मू कश्मीर की जो इंटेग्रिटी है इसको बहाल करें और इसको यूनियन टेरिटरी से आज़ाद करके और यहाँ फ़ौरन चुनाव करवा करके असेंबली क्रिएट करें। और जिस तरीके से आज हालत है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गई है और लोगों की प्रॉब्लम जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसी हालत में सियासी कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए जिनके साथ कोई क्राइम नहीं है जिन्होंने किया हुआ, और इसी के साथ जो है यहाँ दोबारा जमहूरियत बहाल की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 अगस्त 2019 के फैसलों को वापस लिया जाए, क्योंकि उससे इल्हाक कमज़ोर हुआ है। उसके लिए मोदी साहब को और उनके होम मिनिस्टर को पूरी कौम से और जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक गलत कदम उठा करके इल्हाक को कमज़ोर किया है, इसको स्ट्रेंथन नहीं किया। जी नाज़रीन, आपको बताते हैं कि इस वक्त चूँकि जम्मू कश्मीर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा मामला ये आ जाता है कि पंचायतों की बात करें, बीडीसीज की बात करें या फिर यूएलबी की बात करें तो कई निशस्तें जो हैं वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, कई जगह पर इंतखाबात करने मतलूब हैं। इस हवाले से जो यहाँ पे स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर हैं के शर्मा, तो उनकी तरफ से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी जो हमने आपको दिखाया था, उस हवाले से आपको बताते हैं कि यहां पर पार्टियां अब मुकम्मल तौर पर चुनाव के लिए सरगर्म हो गई हैं और इस तरह से 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक जारी रहने वाले इन इंतखाबात के हवाले से ये बात बताए देते हैं कि 8 मरहलों के बीच में ये इंतखाबात होंगे और 28 तारीख को इसकी बाज़ाब्ता तौर पर गिनती भी हो गई होगी और बाज़ाब्ता तौर पर नताइज का ऐलान भी कर दिया गया होगा। कुछ सरसरी नजरें आपको दौड़ा करके दिखाते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल रहेगी। नाज़रीन, आपको पता होना चाहिए कि 5 अगस्त के फैसले के बाद यहाँ पर कई एक सियासी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई, जिसके बाद यहाँ पर पंचायत के इलेक्शन भी हुए और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव भी हुए, यूएलबी के चुनाव भी हुए और कई जगह पर उसके बाद कुछ ऐसे मामलात भी आए जिसमें कई मेंबरान ने इस्तीफे भी दिए, कई वर्करान जो थे वो मारे भी गए, कई पंचायत के मेंबरान पर हमले भी हुए और उसके साथ ही कई लोगों ने धड़ाधड़ इस्तीफे भी दिए। और उसके साथ ही कुछ ऐसी भी जगह थी जहां पर कोई भी चुनाव लड़ने के लिए हिम्मत ना कर पाया और ये निशस्तें मुकम्मल तरीके पर खाली रह गई। अगर 3 टायर सिस्टम की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर 4 टायर सिस्टम कायम हो सकता है बीडीसी चुनाव के बाद। तो इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको ये बात भी बताते हैं कि जहां उस वक्त पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुकम्मल तरीके पर इंतखाबात से दूरी बना करके रखी और इंतखाबात
इंतखाबात उन्होंने नहीं लड़े, जिसमें आपने देखा कि श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का क्या हाल रहा। कई लोग जो जीत करके आए उनके आपसी तजादात आए रोज़ बढ़ते गए और इस मामले को लेकर के जुनैद आज़म मत्तूक से भी एतमाद वापस लिया गया, उन्हें भी गिरा दिया गया। शेख इमरान की बात करें, उन्हें भी चलने की राह दिखा दी गई और कई एक ऐसे मामला थे जिसमें आए रोज़ वहाँ पर कोई ना कोई दंगल देखने को मिलती रहती है, जिसको लेकर के परवेज़ कादरी ने कहा कि कानूनन अब कोई भी इस वक्त जब तक नए इंतखाबात मेयर के लिए नहीं होते हैं उनको कुर्सी से उतार सकता है। बहरकैफ अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात होने वाले हैं, क्या ये गैर सियासी बुनियाद पर अगर हो रहे हैं तो इसमें ये जमातें हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगी। इस हवाले से जब हम अपनी पार्टी के लीडरों की बात करते हैं तो उनके वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर ने कल नामानिगारों को बताया कि ये पार्टियां किसी भी सूरत में चुनाव में हिस्सा लेंगी, लेकिन उन्होंने एक तंज़िया अंदाज में कहा कि वो अपना पल्लू झाड़ के रहेंगे, यानी कि सामने नहीं आएंगे, लेकिन वो इंतखाबात के हक में हैं। इंतखाबात होने चाहिए, जो काम डिप्टी कमिश्नरों से करवाने पड़ते हैं अगर वो लोगों के नुमाइंदों के जरिए हो जाए, दरवाजों पर जाकर के दस्तक ना देनी पड़े, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इस हवाले से अब चूंकि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो है वो फिलहाल जम्मू के दौरे पे जाएगी, 7 तारीख को वहां पर उनकी मीटिंग होगी। 17 नवंबर को उन्होंने यहां कश्मीर के अंदर एक कन्वेंशन मुनक्किद करने का भी पहले ही ऐलान किया है। क्या उन्हें सरकार वो कन्वेंशन करने देगी, नहीं करने देगी, किस प्रकार से ये रहेगा। लेकिन आपको याद होगा कि महबूबा मुफ्ती ने अपनी रिहाइशगाह पर पहली मरतबा अपनी रिहाई के बाद जो यूथ बुलाया हुआ था, कुछ लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग की वहां पर इंतखाबात के हवाले से भी बात हुई होगी। लेकिन हर कोई जमात ये चाहेगी कि किसी भी तरीके से भाजपा को और दीगर ऐसे लोगों को जो जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त और 35A 370 के हित में बात नहीं करते हैं, उन्हें दूर रखा जाए। इस हवाले से वो अपने शायद उम्मीदवारों को खड़ा करने के प्रॉक्सी में कोशिश करेंगे। क्या कुछ सूरत हाल रहेगी, बहरकैफ इस पर भी हमारी नजर बनी ही रहेगी। नाज़रीन, अब मुद्दा कुछ और है और उस पर बात करनी भी ज़रूरी है। गुज़श्ता दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने कहा था कि सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए यहाँ पे जो मटन है उसकी कीमतें जो हैं वो मुकर्रर की गई और उसको लेकर के कई एक सवाल भी उभरे, कई मामलात भी ऐसे आए कि ज़मीनी सतह पर किसी भी जगह पर किसी भी कसाई ने 480 रुपये में गोश्त का किलो फ़रोख्त करने की नहीं मानी, जिसको लेकर के सरकार के बीच में और जो कोठेदार हैं उनके बीच में ठन सी गई है। और इसके चलते यहां पर कई एक ऐसे मामलात हैं जो आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन भी हैं, क्योंकि मामला अवामी है और आवाम ही जानते हैं जिन्हें यह पैसा जेब से निकालना पड़ता है। जो बूचर्स एसोसिएशन है या इनके ठेकेदार एसोसिएशन है, वो ये कोठेदारों का कहना है कि उन्हें इस कीमत में कतई तौर पर बराबरी नहीं है, क्योंकि पंजाब से दीगर रियासतों से जब माल मंगाया जाता है तो वो 476 रुपये के लगभग उनके पास पहुंचता है। उसके बाद उसे डिलीवर करने में और रिटेलर तक पहुंचाने में जो खर्चा आता है न वो सरकार ने कहीं पर काउंट किया, न किसी को एतमाद में लिया। सरकार ने खुद ही रेटें मुकर्रर कर दी, जिसमें हम सरकार की इस बात को मानने से कतई तौर पे इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर एक मरतबा फिर विचार करना होगा। हालांकि अवाम के एक बड़े हल्के ने सरकार की तरफ से उठाए गए इस फैसले का बड़े पैमाने पर न सिर्फ खैर मकदम किया, बल्कि सरकार से गुजारिश की थी कि वो दीगर अशियाए खुर्दनी के हवाले से भी मुकम्मल तरीके पर सरगर्म हो जाए और हर जगह पर खाने पीने की चीज़ों के हवाले से, सब्जियों के हवाले से जो आए रोज़ लोगों के मामलात हैं उन पर नज़र रखे और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एस्कॉर्ट्स बनाए और मुकम्मल तरीके पर इन पर नज़र रखी जानी चाहिए और रेट लिस्ट्स को डगर पर रखने के हवाले से एक इस तरह का लाहे अमल अपनाना चाहिए जिसमें लोगों को राहत मिल सके। सरकार के हवाले से क्या कुछ इसमें अब सामने आएगा, ये अब शायद कोई इसमें नई मीटिंग भी इनकी होने वाली होगी, इसमें कोई बात सामने आ सकती है। लेकिन इतना ज़रूर बनता है कि सरकार की तरफ से जो रेट्स मुकर्रर की गई हैं उसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के आला अफसरान भी मौजूद थे, चूँकि उनके अपने खेप भी वहाँ पर होते हैं। किस तरीके से उनके पास माल तैयार होता है, कितना होता है और किस प्रकार से उसे ग्राहक तक पहुँचाया जाता है, इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर सरकार का मानना है कि उन्होंने पूरी सलाह मशवरे के बाद इस रेट को मुकर्रर किया है। लेकिन यहाँ 6 महीने से इस तरह की रेटें चल रही थी, 6 महीने तक सरकार की इस पर नजर नहीं गई। इस मामले को लेकर के भी कई एक सवाल उभर रहे हैं। क्या कुछ कोठेदार एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, कुछ जल के आपको दिखाते हैं। जिन मंडियों से हमारे पास माल आता है उन मंडियों से जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने एक ब्रेकअप सरकार को भेजा है
और वो ब्रेकअप उन्होंने कोर्ट के जरिए भी भेजा उनके पास और खुद भी एक कॉपी दे जाए। उस ब्रेकअप में वो ये लिखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ होलसेलर के पास सप्लाई आती है, ड्रस मीट आता है, वो 554 रुपए हमारे पास किलो पूछता है। बिल्कुल एक ब्रेकअप है, रजिस्टर्ड लेवल पे उन्होंने उनको भेज दिया, थ्रू कोर्ट भी उसकी कॉपी सरकार के पास गई। अगर 454 रुपए होलसेलर के पास पहुंचता है तो उसके बाद मुझे एक रिटेलर को देना है, तो मैं अपना मार्जिन लगा के तो उसको दे दूंगा ना, उसके बाद वो अपनी दुकान पे भेजेगा। तो सरकार ने अगर उनके पास 554 रुपए का ब्रेकअप पहुंचा तो मैं कैसे 450 में होलसेल रेट में गोश्त बेचूंगा और दुकानदार कैसे 480 रुपये बेचेगा। दूसरी बात, ये सरकार से सवाल है। दूसरी बात, सरकार ने अपने जो डिपार्टमेंट उनका शीप हस्बेंड्री, उन्होंने उनसे ब्रेकअप मंगवाया। उस ब्रेकअप में सरकार के जो डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री है, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो प्रोडक्शन रेट है, जो उन्होंने एनालिसिस किया है, उस प्रोडक्शन रेट में वो कह रहे हैं कि 476 रुपए प्रोडक्शन रेट है। मैं सरकार के इस बात को मानता हूं कि 476 रुपए उनके पास जो है वो प्रोडक्शन रेट है, उसको भी मैं मानता हूं। और मैं दूसरी बात ये भी मानता हूं कि कश्मीर में क्योंकि शीप हस्बेंड्री सप्लाई देती नहीं है, चलो इस बात को भी मानेंगे कि ये फार्मूला हम थ्रू आउट कंट्री बाहर के फार्मर पे भी ये लगा देंगे कि 470 रुपए बाहर के फार्मर को भी यूनिट एंड प्रोडक्शन रेट तैयार हो जाता है। अब जिस फार्मर के पास 476 रुपए में तैयार होता है प्रोडक्शन रेट, अब उसके बाद वो फार्मर उस माल को उठा के मंडी तक लेगा, तो मंडी घर से लेकर मंडी तक उसका खर्चा कहां से है? फिर जाके उसका अपना मार्जिन है, जो फार्मर का मार्जिन है, वो मार्जिन कहां पे जोड़ा? उसके बाद जो वहां से हमें सप्लाई करते उनका मार्जिन वो कहां पे जोड़ा? जब वो मेरे पास आया तो यहां तक आने के लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन है, वो मार्जिन कहां जोड़ा? अब जब मैं दुकानदार को बेचूंगा और मैं अपना मार्जिन लगूंगा, वो मार्जिन कहां से जोड़ा? और दुकानदार के ऊपर जो उन्होंने मार्जिन लगाया वो मार्जिन कहां से जोड़ा? सवाल यही बनता है, अगर 476 रुपए प्रोडक्शन रेट है सरकार की, तो 450 रुपए में होलसेलर कैसे बेच सकता हूं? नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की 1 इंच ज़मीन भी किसी बाहर वाले को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से इन मामलात को लेकर के नए लैंड लॉ के हवाले से बातें की जाती हैं वो टोटल वर्गलाने वाली बातें हैं और इस मामले को लेकर के सरकार ने पहले ही सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कुछ जमातें यहाँ पर इस मामले को लेकर के बड़ी सियासतें करना चाहते हैं जो कतई तौर पर सरकार को मंजूर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में इस वक्त जो लोग भी इस पर सियासत करेंगे या अमन को दरम बरम करने की कोशिशें करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से नाज़रीन किराम, आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़श्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब ये बात करी थी तो उसमें उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही थी कि यहाँ अमन अमल को बहाल करने के हवाले से सभी तबका हाय फिक्र के साथ बात करने के लिए हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया मुकम्मल तरीके पर तैयार है। उनके इस बयान के बाद कई एक मामला देखने को मिले, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही थी कि सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से जो लोग वायलेंस को टोटल छोड़ के आएंगे उनकी बाज़ाबादकारी के लिए एक मुकम्मल मंसूबे के साथ मरकज आएगी और इस तरह से उन्हें बाज़ाबादकारी के जुमरे में ला करके वन टाइम सेटलमेंट कर दी जाएगी। इस मामले को लेकर के जम्मू में इंतहाई एहतिजाज देखने को मिला और आरएसएस, बजरंग दल और दीगर जमातों ने, जिसमें एकजुट जम्मू भी था, बाकी लोग भी थे, उन्होंने सरकार के खिलाफ सख्त और कड़ा रवैया अपना के रखा और कई एक जगह पर पुतले भी जलाए, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी और वजीर आजम के खिलाफ भी नाराबाजी की। उनका यह इल्जाम था कि यहां ऑलरेडी बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोगों को जॉब्स नहीं मिलते और सरकार यहां के उग्रवाद को आबाद करने की बात करती है। उनके ये इल्जामात किस हद तक सही हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं इस पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को ये बात जरूर बताएंगे कि इससे पहले भी ऐसे लोगों को जो मिलिटेंसी छोड़ करके कौमी धारे में शामिल हुए उनके साथ बात की गई, उनको बाज़ाबादकारी के जुमरे में लाया गया। कांग्रेस के दौर में भी ऐसा हुआ। नागालैंड के अंदर जब वहां पर अमन अमल शुरू किया गया तो वहां पर भी
बाज़ाब्ता तौर पर बाज़ाबादकारी के मंसूबे शुरू किए गए और इस तरीके से वहां पर एक राह हमवार की गई बातचीत के हवाले से। लेकिन जम्मू के अंदर इतनी नाराजगी मखसूस कुछ जमातों को क्यों है और क्यों वो बार बार सड़कों पे आते हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, आपको कुछ दिखाते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल एक बड़ा संगठन है, वो प्रदर्शन कर रहा है जम्मू में और नाराजगी मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ भी है और मनोज सिन्हा के नेतृत्व में चलने वाली जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की भी है कि क्यों वो इस तरह का जो एक निर्णय है, फैसला है वो ले रही है, जबकि जब कांग्रेस की अध्यक्षता में इस तरह का फैसला लिया जाता था तब भाजपा ही थी जो सबसे बड़े विपक्षी पार्टी का रोल निभाते हुए इस चीज का विरोध करती थी कि क्यों जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाना बंद करो, राष्ट्रवादी और शीरों का अपमान नहीं सहेगा, JNK में आतंकवादियों के लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाना बंद करो। तरीके से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स का तुष्टीकरण किया जा रहा है, उसके विरोध में पैंथर्स पार्टी आज सड़कों के ऊपर उतरी है। आए दिन नई पॉलिसीज मिलिटेंट्स के हित में बनाने के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं, मिलिटेंट्स का तुष्टीकरण किया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मिलिटेंट्स के रिहैबिलिटेशन के लिए बनाई जा रही है और इससे पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने यह कहा था कि जो बंदूक उठाया हुआ नौजवान है अगर वो बंदूक छोड़ता है तो उसको सरकारी नौकरी भी मिलेगी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में सरकार उसकी मदद भी करेगी। इससे पहले भी बीजेपी पीडीपी की सरकार में 11,000 पत्थरबाजों की रिहाई की गई जब यहाँ बीजेपी पीडीपी की सरकार थी और दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी। और ये भी ऐलानात किया गया कि अगर किसी पत्थरबाज को कोई नुकसान होता है मिलिटेंट की इन वारदातों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए तो उसको कंपनसेशन मिलेगी और एक परिवार के सदस्य को जॉब मिलेगा। जी हाँ नाज़रीन, अब चलते चलते आपको ये बात भी बता देते हैं कि जहां इस वक्त मिलिटेंट्स की रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार की तरफ से फैसला किया गया है और ऐलान भी होना मुतवक्का है और जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं वो इस पर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा भी कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कैजुअल लेबर्स को लेकर के भी कई बड़े मामलात हैं। चाहे किसी भी महकमे की बात करें, महकमे सरकार से नाला ही नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से आंगनवाड़ी वर्कर्स ने भी श्रीनगर के अंदर एहतजाज किया और रोजमर्रा की तरह शहरी श्रीनगर के अंदर आज भी मुलाजमीन की कई अंजुमनों की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरे देखने को मिले। आंगनवाड़ी वर्कर्स मुतालबा करती हैं कि उन्हें न सिर्फ बाज़ाब्ता तौर पर एक मुकर्रर शुदा पे शेड्यूल के अंदर लाया जाए बल्कि उनकी पेंडिंग वेज को भी फौरी तौर पर वागुजार किया जाए। क्या कुछ बता रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हमारा प्रोटेस्ट पिछले 1 महीने से कंटिन्यू चल रहा है। मकसद यही कि हमें मंथली बेसिस पर ऑनरेरियम वागुजार किया जाए और पिछला हमारा 8 महीने से पेंडिंग ऑनरेरियम है और हमारी हेल्पर तो सुपरवाइजर्स उनको पिछले जब से यूटी हो गया है उनका ऑनरेरियम बिल्कुल किसी बेवजह उनका ऑनरेरियम बंद किया गया है। हम गवर्नर इंतजामिया से ये पूछना चाहते हैं, अगर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं तो क्या यही इंसाफ है? हम लड़कियों पर, हम उनकी बहनें नहीं है, हम उनकी बेटियां नहीं है। पिछले साल 1 साल से ऑनरेरियम बिला किसी वजह से बंद किया है और साथ में हम मंथली बेसिस पर ऑनरेरियम वागुजार करवाना चाहते हैं। साथ में हमारी डीपीसी की प्रॉब्लम है, डीपीसी नहीं हो रही है हमारे आईसीडीएस डिपार्टमेंट में। पता नहीं कि अगर हर डिपार्टमेंट डीपीसी हो रही है हर साल, क्यों डिपार्टमेंट पेंडिंग रखता है डीपीसी? हमारी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियां वेट कर रही है कि पिछले 10 सालों से 15 सालों के कि हमें इंसाफ मिला जाए, लेकिन हमें बिल्कुल भी मिनिमम वेज हमें 4,000 रुपए सेंटर की तरफ से दे रहे हैं, वो भी टाइम पर नहीं मिलता है। आपकी वसातत से गवर्नर इंतजामिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, मंथली बेसिस पर हमारा ऑनरेरियम वागुजार किया जाए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जी नाज़रीन किराम, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त भी पहुंचता है अपने इख्तिताम को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी रखिए अपने दुआओं में शामिल। अगर खुदा ने चाहा एक नए शुमारे में फिर होगी आपसे मुलाकात। तो खुदा हाफिज़ नासिर।